Hello everyone, welcome to our YouTube channel. So this is Kohika Chaudhary, your chemistry teacher. So till now we have discussed the definition of matter, what is matter, and the properties of matter. We have discussed the three properties that particles of matter are very small. The next, particles of matter have spaces between them. Particles of matter are continuously moving. Now we'll be discussing the fourth property, that particles of matter attract each other. Okay, so let's consider chalk, iron nails and some ice cubes. अब अगर हम हैमर से इन सभी को ब्रेक करना चाहें, तो किसे ब्रेक करना इजी होगा? आई थिंक सबसे इजी तो चॉक को ब्रेक करना होगा. चॉक को हम ऐसे लेंगे, बस ऐसे ही करना है, इट विल ब्रेक. ठीक है. देन आइस क्यूब्स को ब्रेक करना फिर थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट होगा चॉक से, एंड इसके लिए तो हमें प्रॉपर हैमर चाहिए होगी आयरन नेल को ब्रेक करने के लिए. सो व्हाट इट सिग्निफाई दैट, देखो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट आयरन नेल को ब्रेक करना है. सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट किसको ब्रेक करना है? आयरन नेल को. तो यानी कि इसके पार्टिकल्स पास है, इसके पार्टिकल्स बहुत पास है. इसके पार्टिकल्स के बीच में जो रिश्ता है वो बहुत स्ट्रोंग है. उस रिश्ते को तोड़ना क्या है? बहुत मुश्किल. ठीक है. सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है यहाँ बजाय कि यहाँ. सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके पार्टिकल्स के बीच में, फिर इसके पार्टिकल्स के बीच में थोड़ी वीक है, एंड फिर इसके पार्टिकल्स के बीच में और भी ज़्यादा वीक है. इसलिए इसे ब्रेक करना, चॉक को ब्रेक करना ज़्यादा इजी है. So it is easy to break the piece of chalk into smaller particles, and a cube of ice requires more force, whereas the iron nail does not break even large force. इसके लिए आपको प्रॉपर हैमर चाहिए होगी आयरन नेल को ब्रेक करने के लिए. फाइन, क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्या है? बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे के साथ बाउंडेड है. So the force of attraction between the particles of chalk is quite weak. एंड सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ मिलेगी आपको? आयरन नेल्स के पार्टिकल्स के बीच में. अब सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 स्टेट्स होती है मैटर की. इनमें से सॉलिड, लिक्विड, गैस में से सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको किसके केस में मिलेगी? सॉलिड, लिक्विड और गैस. देखो सॉलिड के केस में तो हमने जैसे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि पार्टिकल्स ऐसे अटैच्ड होते हैं जो अपने ही स्पेस पे वाइब्रेट करते रहते हैं. यस और नो. लिक्विड के केस में थोड़ा स्पेस होता है, और गैसेस के पार्टिकल्स तो यहाँ वहाँ घूमते ही रहते हैं. तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको कहाँ मिलेगी? किसके पार्टिकल्स के बीच में? सॉलिड के बीच में. फिर लिक्विड के बीच में थोड़ा सा कम, और फिर गैसेस के बीच में तो आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में लीस्ट मिलेगी. नेक्स्ट, एक बार हम जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने स्टार्टिंग से अब तक हमने की हैं वो एक बार देख लेते हैं. क्या था? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटे होते हैं, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन. इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें नेकेड आइज से नहीं देख सकते. हमने वेरियस एक्टिविटीज़ भी की थी, पोटेशियम परमैंगनेट वाली भी की थी, राइट. पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम. ठीक है. हमने शुगर वाली एक्टिविटी की थी, वाटर में शुगर को डिज़ोल्व किया था, तो शुगर वाटर लेवल रेज नहीं हुआ था शुगर डालने के बाद. क्यों? उसके वाटर के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस थे वहाँ पे शुगर के पार्टिकल्स ने वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया था, तो उन्हें एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए वाटर लेवल रेज नहीं हुआ. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, एंड जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है वो और भी ज़्यादा मूव करते हैं. क्या पढ़ा था इसमें हमने? डिफ्यूज़न. क्या पढ़ा था हमने? डिफ्यूज़न. अगरबत्ती वाला एग्जाम्पल लिया था, स्मेल ऑफ परफ्यूम वाला एग्जाम्पल लिया था, हॉट कुक्ड फूड की स्मेल जल्दी पहुंचती है बजाय कि फ्रोज़न फूड के. ठीक है. तो ये सब हमने लास्ट क्लास में किया हुआ. पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, फोर्थ प्रॉपर्टी जो कि हमने आज की है. नेक्स्ट, स्टेट्स ऑफ मैटर. फिजिकली हमने मैटर को 3 स्टेट्स में क्लासिफाई किया है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस. सॉलिड, लिक्विड, गैस. मैटर कैन इवन एग्जिस्ट इन 2 मोर स्टेट्स. 2 और स्टेट एग्जिस्ट करती हैं मैटर की, दैट इज प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट.
प्लाज्मा क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस तो आप सभी को समझ में आता है। प्लाज्मा क्या है? अगर आपको सन में पूछा जाए, सन में कौन सा मैटर एग्जिस्ट करता है, तो सन में क्या है? प्लाज्मा। वेरी सुपर हॉट गैसेस को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। ठीक है, द मैटर विच इज प्रेजेंट एट वेरी हाई टेम्परेचर लाइक सन। जो मैटर सन में प्रेजेंट है, सन में क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मा। सुपर हॉट गैसेस, बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर है वहां, ठीक है, वहां पे क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मा। नेक्स्ट है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये क्या है? ये तो भाई सुपर हॉट गैसेस होगी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे, और ये बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये एक आर्टिफिशियल स्टेट ऑफ मैटर है। ये कहाँ पे मिलता है आपको? बहुत ही लो टेम्परेचर पे। ये बहुत हाई टेम्परेचर पे, ये बहुत लो टेम्परेचर पे। बेसिकली हमें इन दोनों को इतना रीड नहीं करना है, हमें इन दोनों तीनों को, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस को डिटेल में स्टडी करना है। फाइन, इन्हीं पे हम फोकस करेंगे। सो द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, फर्स्ट विल बी डिस्कसिंग द सॉलिड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, सॉलिड में पार्टिकल्स क्या होते हैं? बिल्कुल क्लोजली पैक्ड, पास पास। इसके पार्टिकल्स के बीच में बॉन्डिंग बहुत स्ट्रोंग होती है, रिश्ता बहुत स्ट्रोंग होता है। इतना इजीली आप ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि बहुत पास पास है, बहुत पास पास है। जस्ट ऐसे ही अपने ही स्पेस में ऐसे वाइब्रेट करते रहता है अपनी ही जगह पे, ठीक है। स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज लीस्ट, बहुत ही कम स्पेस होता है। दे आर क्लोजली पैक्ड। अब देखो, स्पेस कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तभी तो एक दूसरे से चिपके हुए हैं, अट्रैक्टेड है, ठीक है। अब देखो, एक दूसरे से चिपके हुए हैं, अट्रैक्टेड है, बिल्कुल ऐसे है, तो क्या इनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी क्या था? जिसके पास मोशन होता है, जिसके पास मूवमेंट होती है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये तो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहे हैं, जस्ट वहीं पे ऐसे धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, और पता भी नहीं चल रहा है, नेकेड आई से तो हम देख ही नहीं सकते। तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से होगी? तो बहुत ही कम, लीस्ट काइनेटिक एनर्जी होती है, लीस्ट। पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड, बहुत ही पास पास होते हैं, स्पेसेस बहुत कम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये मूव नहीं कर सकते, इसलिए इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ही कम होती है। शेप एंड वॉल्यूम, देखो सपोज ये बोतल है, ये क्या है? बोतल, ठीक है, ये सॉलिड है, इसके अंदर लिक्विड है, वो अलग चीज है, बट हम अपर उसकी बात कर रहे हैं, बाहर वाली बॉडी की, आउटसाइड बॉडी की, ठीक है। तो ये बोतल है, क्या इसकी शेप फिक्स्ड है? यस, इसकी शेप फिक्स्ड है, ठीक है, इसकी शेप ऐसा चेंज नहीं हो सकती, एंड इसकी वॉल्यूम भी फिक्स्ड है। इसने इतना ही स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, इसने इतना ही स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स इस बोतल के इधर उधर नहीं भाग रहे, ठीक है। जैसे कि लिक्विड के केस में क्या होता है, अगर मैं लिक्विड को, पानी के गिलास को गिरा दूं फ्लोर पे, तो वो पानी का गिलास क्या होगा? चलो गैस का एग्जांपल लेते हैं, पानी का नहीं, लिक्विड का नहीं, गैस का एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। अगर एक रूम में गैस है, ठीक है, जैसे हमने ब्रोमीन वेपर वाला एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, एक रूम में गैस फिल्ड है, तो अगर मैं रूम का डोर ओपन कर दूं तो वो गैस क्या होगी? बाहर चली जाएगी, बाहर वाला स्पेस भी ऑक्यूपाई कर लेगी, तो उसकी वॉल्यूम क्या हुई? क्या उसकी वॉल्यूम फिक्स्ड हुई? नहीं, पहले उसने, जब तक रूम का डोर क्लोज था, उसने रूम की वॉल्यूम ऑक्यूपाई की हुई थी, जैसे ही हमने रूम का डोर ओपन किया तो उसने बाहर की वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई कर ली, तो उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो सॉलिड के केस में ऐसा नहीं है, ये यहाँ है, तो अगर मैं इसे यहाँ रख दूं या मैं कहीं और रख दूं या मैं रूम का डोर ओपन कर दूं, इससे इसकी शेप और स्पेस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसकी शेप भी यही रहेगी और इसने स्पेस भी इतना ही ऑक्यूपाई करना है, चाहे मैं इसे यहाँ पे रख दूं, चाहे मैं इसे यहाँ रख दूं, चाहे मैं इसे यहाँ, चाहे मैं रूम के बाहर ले जाकर रख दूं, चाहे मैं इसे कहीं भी रख दूं, ठीक है। स्पेस इसका फिक्स रहेगा जितना इसे ऑक्यूपाई करना है, चाहे मैं इसे अपने घर पे रख दूं, चाहे मैं क्लासरूम में रख दूं, चाहे मैं
इसे रोड पे रख दूं, आउटसाइड कहीं भी रख दूं, पार्क में रख दूं, स्पेस ये इतना ही ऑक्यूपाई करेगी। ये नहीं है कि ज़्यादा कहीं बाहर लेकर जाएंगे तो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, ऐसा नहीं है। और शेप भी इसकी यही रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। सो सॉलिड्स हैव फिक्स शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स मूव कर ही नहीं सकते। पार्टिकल्स मूव करेंगे तो शेप चेंज हो भी, भाई पार्टिकल्स ही नहीं मूव हो रहे तो फिर शेप कहाँ से चेंज होगी? शेप चेंज होगी ही नहीं, ठीक है। और पार्टिकल्स इधर उधर मूव करे तो स्पेस भी ज्यादा ऑक्यूपाई करे, बट पार्टिकल्स मूव हो नहीं रहे तो इनकी वॉल्यूम भी फिक्स्ड है। पेन और बुक का एग्जांपल भी ले सकते हो। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है, ठीक है, तो फिक्स्ड शेप है। कबर्ड, ठीक है, बाउंड्री फिक्स्ड है तो शेप फिक्स्ड है, डेफिनेट शेप। सॉलिड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड्स इनकम्प्रेसिबिलिटी का मतलब होता है दबाना। सॉलिड्स को अगर आप दबाओगे तो वो दबेंगे नहीं। सॉलिड्स को अगर आप दबाओगे तो वो दबेंगे नहीं, कंप्रेस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कंप्रेस तो तब होंगे ना जब पार्टिकल्स के बीच में जगह हो कि भी हाँ वो पास पास आ गए, आपके दबाने पे पार्टिकल्स और भी पास पास आ गए। ऐसा तो है नहीं, वो ऑलरेडी इतने पास पास है, आप उन्हें और ज्यादा दबा के और ज्यादा पास पास नहीं कर सकते, ठीक है। आप डस्टर लो, डस्टर को दबाओगे अगर आप तो क्या वो दब जाएगा? नहीं दबेगा। आप वुड का पीस लो, उसे आप दबाओ, ऐसे दबाओगे तो क्या वो दबेगा? नहीं दबेगा, ठीक है। सो सॉलिड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। ये एक स्टिक ली है, इसको आप ऐसे करके कंप्रेस करने की, प्रेस करने की कोशिश करो, क्या ये छोटी हो जाएगी प्रेस करने से? नहीं, उतनी की उतनी रहेगी, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में इतना स्पेस ही नहीं है कि वो और भी ज्यादा पास पास आ पाए, ऑलरेडी वो इतने ज्यादा पास है। सॉलिड्स आर रिजिड, रिजिड होते हैं, शेप फिक्स्ड है। अगर आप फोर्स भी अप्लाई करोगे तब भी उनकी शेप में कोई चेंज नहीं आएगा, रिजिड है, जितना भी मार लो, ठीक है, जितना भी मार लो वैसे का वैसा ही रहना है, रिजिड है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, बेंड नहीं होते, ठीक है। अगर आप पत्थर पे मारोगे, बोलते हैं ना पत्थर पे जितना मर्जी सर फोड़ लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। सॉलिड्स पे जितना मर्जी सर फोड़ लो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दे आर रिजिड। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो उनकी शेप चेंज नहीं होती। सम सॉलिड्स आर इलास्टिक, सम सॉलिड्स आर इलास्टिक। ये पूछ लिया जाता है कि रबर बैंड एक सॉलिड है, ठीक है, और सॉलिड्स के लिए ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि रबर बैंड एक सॉलिड है और सॉलिड की तो फिक्स शेप होती है, बट रबर बैंड की शेप आप चेंज कर सकते हो, जैसे उसे बड़ा कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो, मतलब आप उसे फ्लेक्सिबल है वो, आप उसको स्ट्रेच कर सकते हो। फोर्स आप रिमूव कर दोगे तो वो वापस से अपनी ही शेप में आ जाता है। तो सम सॉलिड्स क्या होते हैं? इलास्टिक होते हैं, एग्जाम्पल रबर बैंड, ठीक है। Some solids do not change their shape when force is applied and regain their shape when force is removed. जब आप फोर्स, इलास्टिसिटी क्या होती है? एक प्रॉपर्टी होती है कि जब आपने फोर्स अप्लाई की तो द शेप चेंज हो गई, पर जैसे ही आपने फोर्स रिमूव की वो वापस से ही अपनी पुरानी शेप में आ गया। तो रबर बैंड के केस में ये भी यही है, जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करोगे, उसको खींचोगे, स्ट्रेच करोगे तो शेप चेंज हो जाएगी, शेप चेंज हो जाएगी, बट जैसे ही आपने उसे छोड़ा, फोर्स रिमूव की, वापस से वो अपनी ही शेप में आ जाता है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है। कुछ सॉलिड्स क्या होते हैं? इलास्टिक होते हैं, एग्जांपल रबर बैंड। कुछ सॉलिड्स होते हैं प्लास्टिक। क्या होते हैं? प्लास्टिक। प्लास्टिक का भी हम पढ़ते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल क्ले एंड डो। इसमें क्या होता है? सम सॉलिड्स डू चेंज देयर शेप्स व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। जब आप फोर्स अप्लाई करते हो प्लास्टिक्स के केस में उनकी शेप चेंज हो जाती है, और जब आप फोर्स रिमूव कर भी दोगे ना तब भी उनकी शेप चेंज ही रहेगी, वो वापस से शेप को रीगेन नहीं करते, जैसे कि इलास्टिक्स करते हैं, जैसे कि इलास्टिक्स करते हैं। इलास्टिक्स के केस में क्या है? अगर आपने फोर्स अप्लाई की तो शेप चेंज होगी, फोर्स रिमूव की तो वो वापस से सेम शेप में आ गया। बट प्लास्टिक्स के केस में क्या होता है? प्लास्टिक्स के केस में होता है अगर आपने फोर्स अप्लाई की तो शेप चेंज हो गई,
और अगर जब आपने फोर्स रिमूव कर दी तो वो वापस से ही उसी ही शेप में रहेगा, वो वापस से अपनी शेप रीगेन नहीं करेगा। जैसा आपने फोर्स के अप्लाई करने पे उसकी शेप हो गई थी तो हो ही जाएगी, वापस से वो ओरिजिनल शेप में नहीं आता। यहीं पे एक आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, स्पॉन्ज का एग्जांपल दिया जाता है कि हमने ये पढ़ा है कि सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, बट स्पॉन्ज को आप किस में कौन से कैटेगरी में लोगे? स्पॉन्ज भी तो एक सॉलिड है, बट स्टिल वी कैन कंप्रेस इट। स्पॉन्ज को कंप्रेस कर सकते हो ना? क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उसके बीच में क्या होते हैं? होल्स, और उन होल्स में क्या एयर ट्रैप्ड होती है, उन होल्स में क्या होती है? एयर ट्रैप्ड। तो जब आप उसे प्रेस करते हो वो एयर रिमूव हो जाती है, वो एयर रिमूव हो जाते हैं। तो आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हो ये चीज़ कि वाई दो स्पॉन्ज इज सॉलिड स्टिल इट इज कंप्रेसिबल। वाई? बिकॉज इट हैज होल्स इन इट एंड एयर इज ट्रैप्ड इन द होल्स, एंड व्हेन वी press it the air comes out. Fine. So that's all for today. In next class we'll be discussing the next state of matter, that is liquid state. Thank you.